सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी शेख सादी की हिकायत से। एक बादशाह बेपरवाह और जालिम था। इन दोनों बातों का नतीजा ये बरामद हो रहा था कि उसके मुल्क के लोग घर बार और कारोबार छोड़कर दूसरे मुल्कों की जानिब हिजरत कर रहे थे। एक दिन ये कम फहम और जालिम बादशाह अपने दरबार में ओहदेदारों और वजीरों के दरमियान बैठा फिरदौसी की मशहूर रज़मिया नज़म शाहनामा सुन रहा था। नज़म में जब बादशाह ज़हाक और फरीदों का जिक्र आया तो उसने अपने वजीर से सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ज़हाक जैसा बड़ा बादशाह अपनी सल्तनत गवा बैठा और फरीदू बड़ा बादशाह बन गया, जबकि फरीदों के पास लाओ लश्कर था और ना ही कोई बड़ा खजाना। वजीर ने जवाब दिया कि हजूरे वाला, इसकी वजह यह थी कि फरीदू खल्के खुदा का खैर खा था और बादशाह ज़हाक लोगों के हुकूक अदा करने की तरफ से लापरवाह था। नतीजा ये हुआ कि लोग ज़हाक को छोड़कर फरीदों के झंडे तले जमा हो गए और वो बादशाह बन गया। बादशाही लश्कर और अवाम की मदद से ही हासिल होती है। फिर वजीर ने बादशाह को नसीहत की कि सल्तनत कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुजूर अपना रवैया तब्दील कर लें, बदलें से लोगों को परेशान और हिरासा करने के बजाय अच्छा बर्ताव शुरू कर दें। एहसान और इंसाफ करने से बादशाह की मोहब्बत दिलों में पैदा होती है। फौज के सिपाही वफादार और जानिसार बन जाते हैं। ये बातें खैर खाई के जज्बे से कही गई थी, लेकिन बादशाह वजीर से नाराज हो गया और क्या किया जी, उसे जेल भिजवा दिया। उसने अपना रवैया बदलने की ज़रूरत महसूस ना की। कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि करना खुदा का क्या हुआ कि बादशाह के भाई भतीजों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और रियाया उनकी तरफ दार हो गई, क्योंकि हर शख्स बादशाह के जुल्म से परेशान था। सल्तनत और जुल्म यकजा हो ही नहीं सकते, इसलिए जालिम बादशाह की हुकूमत उसके अपनों ने ही ढा दी, ख़त्म कर दी। इस हिकायत का निचोड़ क्या है नाज़रीन? इसका निचोड़ यह है कि बादशाह की असल कुव्वत, असल ताकत है वो रियाया की खैर खाही और मोहब्बत है। ये कुव्वत एहसान और इंसाफ के ज़रिए हासिल हो सकती है। बासूरत दीगर इंतहाई करीबी लोग भी मुखालिफ बन जाते हैं। जालिम हाकिम तन्हा रह जाता है और ऐसी हालत में दुश्मन उसे आसानी से ख़त्म भी कर देते हैं। आज अगर हम अपने खित्ते की सूरत हाल देखें तो हमें एक रियासत ऐसी नज़र आएगी जहाँ का हाकिम अपने जुल्म की वजह से मशहूर है। एक ऐसी रियासत का वजूद इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है जिसके हाकिम ने नफ़रत अंगेज़ सियासत करके इक़्तिदार हासिल किया, जिसकी पहचान जुल्म और बर्बरियत है, जिसके खिलाफ कई हज़ार अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। और वो जालिम हाकिम अपनी नफ़रत की वजह से अपनी रियासत को ही तोड़ने के दर पे है। उस रियासत का नाम है भारत और उस जालिम हाकिम का नाम है नरेंद्र मोदी। कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। भारत में पिछले 5 सालों में इसकी अपनी अवाम पर हमने देखा जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भारत ने एक अरसे से मकबूजा कश्मीर पर 7 लाख से ज़ायद फौज काबिज की हुई है, लेकिन पिछले 5 सालों में मकबूजा कश्मीर में जितनी दरिंदगी हुई उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलेगी। भारत जो खुद को सेक्युलर मुल्क कहलवाता है, सो कॉल्ड सेक्युलर, उसे तो अब भारत ही सेक्युलर मानने को तैयार नहीं। खुद भारत के लोग कहते हैं ये सेक्युलर है। भारत के अंदर बैक वक्त कई आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। सिख खालिस्तान चाहते हैं और वो चाहते हैं कि खालिस्तान बन जाए। मुसलमान हैदराबाद और दूसरे मुस्लिम इलाकों को मिलकर अपनी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। हिंदू मज़हब की अपनी इनके अपने मज़हब की जो निचली ज़ातें हैं उनकी जानो माल भी भारत में महफूज नहीं है। जात पात के मामलात यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, इस वक्त अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत में एक नज़रिया और एक सियासी जमात है जिसको हम क्या कहेंगे, हिंदुत्व नज़रिया। और बीजेपी, इस हिंदुत्व नज़रिए ने भारत के हिंदुओं का भी
जीना हराम कर दिया है। माइनॉरिटीज को आप एक साइड पे कर दें, भारत के जो हिंदू हैं उनका भी जीना हराम हो चुका है इस नजरिए के मुताबिक। इसकी वजह से अब सवाल ये है नाजरीन कि भारत अगर जंग की जानिब जाता है तो पाकिस्तान से भरपूर जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन वो अकलियतें, वो लोग जो भारतीय हुकूमत के जुल्म जबर की वजह से आज खामोश हैं या हम कहने के डरे हुए हैं और डर डर कर बेचारे मर भी रहे हैं, जंग होती है तो उनको 100% यकीन हो जाएगा कि मरना तो अब है ही, क्यों ना इन जालिमों को मार कर ही मरा जाए जिन्होंने हमें जीते जी मार दिया। ये बड़ा गहरा पॉइंट है, गौर कीजिए। क्या वो भारतीय मुसलमान जिनकी तादाद करोड़ों में है वो खुद भारत के अंदर बगावत नहीं करेंगे? आप सोच सकते हैं कि नहीं करेंगे, यकीनन करेंगे। क्या वो सिख जो आज भी भारत में जुल्म का शिकार है, पिस रहे हैं, वो बगावत क्या नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। क्या वो दीगर अकलियतें जो आज सिर्फ इसलिए कमजोर हैं क्योंकि मोदी और बीजेपी की सारी ताकत और सारी तवज्जो उनको कंट्रोल करने पर है, जब भारत सारी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ लगाएगा तो ऐसे अफराद को एक बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा। ऐसा ही है कि वो अपनी तहरीकें और मजबूत कर सकें, बेशक, क्योंकि मोदी सिवाय एक मखसूस तबके जिसे हम इंतहा पसंद हिंदू कह सकते हैं, उसके अलावा पूरे भारत की अकलियतों के लिए नापसंदीदा तरीन हुक्मरान है। एक ऐसा जालिम हुक्मरान जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। अच्छा, आमतौर पर यही समझा जाता है कि बस भारत से आज़ादी की तहरीक सिर्फ कश्मीर में ही चल रही है, मगर मैं आपको बता दूं ये ख्याल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। कश्मीर के अलावा मशरक़ी पंजाब, खालिस्तान, तमिलनाडु करें, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और शुमाली मशरक़ी भारत समेत कई रियासतों में भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत आज तक अपनी ताकत के इस्तेमाल की वजह से इन तहरीकों को दबाए रखने में कामयाब नज़र आता रहा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान से जंग करने में पहल करता है तो ये तहरीकें भारत के टुकड़े करने का, गौर से सुनिए, सबब बन सकती हैं। अच्छा, इन अलहदगी पसंद तहरीकों को दबाने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। इन अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं इनको दबाने के लिए भारत में 1958 यानी 1958 में AFSPA के नाम से एक कानून मुतारिफ करवाया गया था। इसको अगर आप पढ़ें तो एफ्स्पा बनेगा, AFSPA। इस कानून का मकसद क्या था? फौज को खुसूसी इख्तियारात देकर मुल्क भर में जारी अलहदगी पसंद तहरीकों को कुचलना था इसका मकसद। आगे चलते हैं जी। इस कानून के तहत एक आम सिपाही को भी ये इख्तियार हासिल होता था और हो गया कि वो किसी भी शख्स को गद्दारी के ज़ुमरे में लाकर जेल भिजवा सकता था और सरे आम कत्ल भी कर सकता था। और इस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फौज ने अलहदगी पसंदों के खून से खूब होली खेली और इस कानून का इतलाक सबसे पहले कश्मीर और मणिपुर में किया गया। इसके बाद इस कानून को पूरे भारत में नाफिज कर दिया गया। चुनाचे भारत से अलहदगी या आज़ादी की कोई भी तहरीक सर उठाती है तो भारतीय फौज तमाम जायज़ और नाजायज़ ज़राए और जुल्म जबर के तमाम हरबे इस्तेमाल करते हुए उसे कुचल देती है। लोगों को कत्ल किया जाता है, उनकी जायदाद व इमलाक नजर आतिश भी कर दी जाती है। ख़वातीन की इस्मतें, इज्जतें पामाल करने में कोई शर्म और कोई झिझक महसूस नहीं की जाती है। नौजवानों को गिरफ्तार करके बगैर मुकदमा चलाए जेलों में और अकूबत खानों में डाल दिया जाता है, जहां से अक्सर कभी वापस नहीं आते। 1970 में भारतीय पंजाब में सिखों ने अकाली दल के नाम से एक तंजीम कायम की जिसका मकसद सिखों के हुकूक की पासदारी था। तंजीम के तहत विफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि वो मुल्क में सिखों के साथ जो रवा रखने का जो सुलूक था, नारवा सुलूक उसको ख़त्म करने का कहा गया और उन्हें तमाम शोबों में हिंदू अक्सरियत के मुसावी हकूक़ भी दिए जाएं। ताहम भारत की इस अरसे में बनने वाली किसी भी हुकूमत ने सिखों के उन जायज़ मुतालिबात पर कान नहीं धरे और नस्ली मजहबी तासुब की बिना पर इम्तियाजी सलूक और ज़्यादतियाँ जारी रखी। सिखों ने हिंदू हुक्मरानों के रवैये से मायूस मगर
हुकूमत की जानिब से इस मुतालबे के जवाब में क़यादत और कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं और उन पर उनके हामियों और हमदर्दों पर अरसा हयात भी तंग कर दिया गया। तो फिर सिखों ने, आगे चलते हैं जी, 1980 में 1980 में बाकायदा मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ कर दिया। भारतीय हुकूमत ने सिखों की इस तहरीक को कुचलने के लिए रियासती ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। सिखों की आबादियों पर बाकायदा फौज कशी भी करवाई गई। 1984 में भारतीय फौज ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर बाकायदा हमला कर दिया। सिखों के इस मुकद्दस मकाम की हुर्मत जूतों तले रौंद डाली गई। कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया। मजहबी क़यादत को गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा नाज़रीन, इसी दौरान उस वक्त की भारतीय जो वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को भी उनके 2 सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। हुकूमत को बहाना भी हाथ आ गया और उसके हुक्म पर भारतीय फ़ौज ने बड़ा ऑपरेशन किया और अकाली दल और खालिस्तान तहरीक की क़यादत के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए तहरीक को दबा दिया गया। 1937 में कांग्रेस की सूबाई हुकूमत ने मद्रास के स्कूलों में मौजूद चुनाव में जहां तामिल ज़बान बोलने वालों की अक्सरियत थी, हिंदी ज़बान की तालीम को लाजमी करार दे दिया। वो अंग्रेज़ का दौर था, मगर सूबों में कांग्रेस के गवर्नर्स थे जिन्हें मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। तामिल हिंदू मज़हब ही के मानने वाले हैं, मगर उन्होंने हिंदी ज़बान का तसल्लुत कबूल नहीं किया और अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रियासत की जानिब से इसरार किया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज भी शुरू कर दिया। 1945, 1945 और फिर 1947 यानी 1947 में बरे सगीर की तकसीम के बाद 1950 की दहाई में तामिलों का ये एहतजाज ज़ोर पकड़ गया। हड़तालें की गईं, रैलियां निकाली गईं, स्कूलों और हुकूमती इदारों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। कांग्रेस वजीरों की मद्रास आमद पर स्याह परचम भी लहराए जाते, लेकिन भारत के मुतासिब हुक्मरान अपनी अजली जो हट धर्मी है उसको छोड़ने पर तैयार ना होते। पुलिस और फौज ने तामिलों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सैकड़ों लोगों को जेलों में डाला गया। तशद्दुद के वाक़यात में बहुत से लोग मारे भी गए, बेशुमार ज़ख्मी हो गए। फिर 1965 में तलबा ने उस तहरीक को उरूज पर पहुंचा दिया और उस वक्त तक तमाम तामिल बाशमूल तलबा गैर मुसल्लह थे और उनकी तहरीक सिर्फ हिंदी बोलने वालों के तसल्लुत के खिलाफ थी। पुरअमन एहतजाज करने वाले तामिलों पर भारतीय हुक्मरानों ने बहीमाना तशद्दुद कराया। एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों तामिल पुलिस के हाथों कत्ल और ज़ख्मी हो गए। मरने वालों की तादाद कम जाहिर करने के लिए खुफिया तौर पर उनकी लाशें जला दी गईं। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल थी नाजरीन, ऐसी खौफनाक सूरत हाल जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा तक खामोश न रह सका और उसने इन वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी के मुताबिक ये आलमी इदारा किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, मगर भारत के इंतहा पसंद हुक्मरानों ने तामिलों के साथ इस कदर वहशियाना सलूक किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भी चुप ना रह सकी। भारतीय हुक्मरान तामिलों को खामोश ना करा सके तो उन्होंने वादा किया कि हिंदी ज़बान ज़बरदस्ती तामिलों पर मुसल्लत नहीं की जाएगी। ये वादा भी उनकी एक रिवायती हम कह लें चाल था तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा जी, फिर 1968 यानी 1968 की बात अगर मैं शेयर करूं तो 1968 में तामिलों को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि हिंदी बोलने वाले हुक्मरान के साथ मुखलिस नहीं हैं। इसलिए इस तहरीक ने एक नया मोड़ ले लिया और बजाय हिंदी ज़बान से आज़ादी हासिल करने के उन्होंने भारत से ही आज़ादी हासिल करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। इसका अमली मुजाहिरा उन्होंने उस वक्त देखा जब हुकूमती और निजी इदारों में तामिलों पर रोज़गार के दरवाजे बंद किए गए। यानी अगर किसी तामिल को हिंदी नहीं आती तो वो किसी अच्छे इदारे में नौकरी हासिल कर ही नहीं सकता था, सोचिए। इसलिए तामिलों ने भारत ही से अलहदगी की ठान ली। लेकिन यह तहरीक अब तक इसलिए ज़्यादा मौसर नहीं हो सकी या ज़बान मौसर नहीं हो सकी कि मरकज़ या सूबे में कभी कोई तामिल बरसर इक़्तिदार नहीं आया था। वसाइल और इख्तियारात की कमी है, बल्कि ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि मुतासिब भारतीय हुक्मरानों ने
तामिल जो लोग थे उनको वसाइल से महरूम कर रखा था। इसके बावजूद तमिलनाडु में आज़ादी की तहरीक कमज़ोर सही, कहते हैं कमज़ोर सही मगर जारी थी, कंटिन्यूएशन थी कि जारी थी। अच्छा जी, भारतीय रियासत आसाम में आज़ादी की तहरीक 90 की दहाई में शुरू हुई, 90s में, जब एक मुसल्ला गिरोह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने आसाम की आज़ादी का मुतालिबा किया था। आगे चलते हैं जी। भारतीय हुकूमत ने इस तंजीम को न सिर्फ कलअदम करार दे दिया बल्कि इसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया जो ताहाल जारी है। आगे चलते हैं। भारतीय फौज ने खुद को हासिल चंगेज खानी इख्तियारात के तहत आसाम के लोगों पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी। 10,000 से ज़ायद असामियों को कत्ल कर दिया गया और हज़ारों ज़ख्मी हुए, जिनमें से बहुत से ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। देख रहे हैं आप जुल्म की इंतहा। सैकड़ों लापता भी हैं। अच्छा जी, आसाम में मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ आसाम के नाम से एक मुस्लिम तंजीम भी काम कर रही है जो आसाम के मुसलमानों को भारत से आज़ादी भी दिलाना चाहती है। आसाम में जारी अलहदगी की तहरीकों को अवाम की खुली और भरपूर हिमायत हासिल ना होने का सबब भारतीय फौज के वो इंसानियत सोज मुजालिम हैं जो वो महज मामूली सा शक हो जाने पर, सही सुना आपने, मामूली सा शक हो जाने पर लोगों पर जुल्म का सिलसिला शुरू कर देती थी, ढाती थी और ढाती चली आ रही है। और अक्सर इसकी जद में, बल्कि अक्सर ही कहूंगी कि इसकी जद में बेगुनाह और मासूम लोग ही आते थे। भारतीय फौज के हाथों किसी के जानो माल महफूज हैं और ना ही इज्जत ना ही आबरू। भारतीय हुकूमत इन मजालिम के लिए फौज को बेतहाशा, यकीन जानिए, बड़े यकीन से कह रहे हैं, फंड्स फराहम करती है और उन्हें हर तरह की छूट दे रखी है, जाओ जो मर्जी करो, आज़ाद हो। लेकिन ये जुल्म आसामियों के दिलों में आज़ादी की तड़प में कमी की बजाय इजाफे का सबब अभी तक बन रहा है। अलहदगी की ऐसी तहरीकें नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी जारी हैं और इन रियासतों के बासी भी भारत की हुकूमतों के जानिबदाराना रवैयों और भारतीय फौज के ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी से सख्त नाराज़ हैं, सख्त नाला हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड और भारत के साथ मज़ीद रहने को हरगिज़ तैयार नहीं है। उनके मुश्किल जो वसाइल हैं या फिर उसकी कामयाबी या फिर हम कह देते हैं कि मुनासिब जो क़यादत है उसका फुकदान कह लें तो गलत नहीं होगा। जिस दिन यकीन जानिए ये जो वसाइल हैं और अच्छी क़यादत मिली, अलहदगी की तहरीकें पूरी तवानाई से, पूरी ताकत से, पूरे ज़ोर से शुरू हो जाएंगी और भारत का इन रियासतों को अपने साथ रखना यकीन जानिए मुमकिन नहीं रहेगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल कि इनके साथ ही रह जाएं। मुनासिब वसाइल की अगर मैं बात करूँ नाजरीन, तो मुनासिब वसाइल ना होने की वजह से भारत में मौजूद आज़ादी की तहरीकों को मौसर बैनुल-अक़वामी रसाई भी हासिल नहीं है और इसका सेहरा किसके सर जाता है? भारतीय मीडिया के सर जाता है। किस तरह? भारतीय मीडिया से कौन वाकिफ़ नहीं है? भारतीय मीडिया सच दिखाने का जो अलमबरदार, अगर हम कहें कि भारतीय मीडिया इन तहरीकों से मुतालिक बात करना तो दूर, उनके बारे में खबर देने से भी बहुत एहतियात बरतता है। सच तो दिखा ही नहीं सकता, हालांकि मीडिया का काम है कि सच दिखाएं, लेकिन ये हकायक को छुपाते हैं। और अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देखें कि ये तो फिर हकायक को छुपाते हैं। सबको पता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो मीडिया को किस तरह कंट्रोल करती है। खबर देने में बहुत ज़्यादा एहतियातें बरतते हैं, बल्कि नाइंसाफ़ी से अगर कह दूं कि काम लेते हैं तो गलत नहीं होगा। और यही वजह नाजरीन कि दुनिया अलहदगी की इन तहरीकों और इनको दबाने के लिए भारतीय हुक्मरानों और फौज के मजालिम से बेखबर रहती है। भारत बैक वक्त अगर मैं बात करूं अंदरूनी तौर पर कई भारत में हम देखते हैं कि अलहदगी पसंद तहरीकों को दबाने के लिए ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी कि मीडिया खामोश। लेकिन मोदी को इस बात का अंदाज़ा बखूबी है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग में पहल करता है तो पाकिस्तान भारत का जो नुकसान करेगा वो तो अलग है। भारत के अंदर से अगर इन अलहदगी पसंद तहरीकों को स्पेस मिला तो क्या होगा? ये खुद भारत के चप्पे चप्पे में फैलकर अपने लिए अलहदा रियासत बना लेंगे और भारत में एक ही वक्त में हमें कई, मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि बहुत से 1947 देखने इस नरेंद्र मोदी ने, भारत में एक ही वक्त में हमें कई 1947 देखने को मिलेंगे। मोदी एक जालिम बादशाह है, कोई शक नहीं है इस बात में, ना अपनी आवाम से मुखलिस, ना अपने मुल्क के साथ मुखलिस। क्या कहते हैं? धरती माँ का सौदा करने पे तो कर देगा आराम से। वो जिस नजरिए पे सियासत करके आज भारत का ये वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है,
आज उसे वही नजरिया मजबूर कर रहा है कि वो अपनी ही कौम और अपने ही मुल्क यानी क्या देश, अपने देश के साथ गद्दारी करे, जुल्म करे, जुल्म की इंतहा करे और अपने मुल्क को एक ऐसी आग में झोंक दे जो आग मोदी लगा तो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन उस आग को बुझाना मोदी जो आग लगाएगा खुद मोदी के इख्तियार में नहीं रहेगा कि उस आग को बुझाना कैसे है। पूरे भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में एक आग हम देखते हैं पहले ही लगी हुई है, वो है आज़ादी की आग। जैसा कि आपको बताया, मकबूजा कश्मीर में यह आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, जिसकी लपेट में अब मोदी की सियासत, भारत की 7 लाख काबिज फौज भी आती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान से जंग मोदी की, नरेंद्र मोदी की, वो सबसे बड़ी गलती होगी जो इस आज़ादी की आग को पूरे भारत में इतना फैला देगी जो भारत को कई हिस्सों में लिटरली तकसीम कर देगी। एक जालिम बादशाह, एक जालिम हुक्मरान या फिर इन सबसे ज़्यादा अपनी आवाम के लिए अगर मैं कह दूँ कि ख़तरा बना बैठा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा ख़तरा। एक जालिम हुक्मरान खुद ताकतवर होने के लिए अपनी रियाया और मुल्क को कमज़ोर करता है। एक जालिम हुक्मरान अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए अपने मुल्क को खोखला करता है, अपने मुल्क की आवाम को बागी करता है, जिसका नतीजा इस मुल्क की तबाही और यकीन जानिए उस मुल्क की बर्बादी ही होती है। पाकिस्तान ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के लिए बड़ेपन का मुजाहरा एक बार नहीं कई बार, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी और दुनिया को वाज़े पैगाम दे दिया कि अब भारत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारत ने मुज़ाकरात का वक्त गवा दिया। मोदी का जुनून भारतीय जमहूरियत और भारतीय अवाम का खून होगा। पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने जंग में पहल की तो उस जंग का अंजाम क्या होगा, इसका फैसला फिर पाकिस्तान करेगा। ये जंग ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए आज़ादी का चिराग रोशन करेगी, बल्कि भारत में जारी अलहदगी पसंदों की तहरीकों में भी एक नई, यकीन जानिए एक नई रूह फूंक देगी और उनको भी आज़ादी नसीब होगी, जो कि काफ़ी देर से कोशिश करें कि उनकी तहरीकें किस तरह कामयाब होती हैं। और मोदी को अब ये जान लेना चाहिए कि अगर अब वो गलती करेगा तो 1947 जो कि आज तक इनको हजम नहीं होता, पाकिस्तान जो कि नक्शे पे आज तक इनको हजम नहीं होता, पाकिस्तान जो कि आज तक इनको चुभता है, इनको दुखता है, यहाँ से हम कहते हैं ना पंजाबी में सर मत्थे तो दुखता है, इनको दुखता है। और कितने 1947 कितने 1947 से बर्दाश्त कर सकेगा नरेंद्र मोदी इस भारत के सीने को चीर कर। जब ये पाकिस्तान निकला था, दुनिया के नक्शे पे आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। अब बहुत से हम देखते हैं कि 1947 एक्सपेक्टेड हैं, बहुत से 1947 हो सकते हैं, जिसका जिम्मेदार होगा ये जालिम हुक्मरान नरेंद्र मोदी, ये जालिम गवर्नमेंट इंडिया की बीजेपी और ये जो जालिम फौज है इंडिया की, जो जिनको कहते हैं जी हमारी सेना, ये लोग इसके जिम्मेदार होंगे कि भारत के सीने को चीर के ना जाने कौन कौन से देश बनेंगे, कौन कौन से मुल्क बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे तमाम लोग परेशान हैं। सिख परेशान है, वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे क्रिश्चियन परेशान है, और तो और जो इनके लेवल की जातों, सॉरी टू से जात पात, जो इनके लेवल की जात पात नहीं रखता, इनका अपनी हिंदू बरादरी का जो छोटी जात वाला बकौल इनके छोटी जात वाला, वो भी वहाँ पे परेशान है। तो मोदी अब आप ये जान लें, बल्कि तुम ये जान लो, तुम आप खिलवाने के लायक नहीं हो, तुम जान लो कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी और सदीक जान हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सूबा सिंध एक ऐसा सूबा जहां पिछले 10 सालों से एक सियासी जमात की हुकूमत है, जिसका नाम है तीर वाली पार्टी यानी पीपल्स पार्टी। गुज़िश्ता 10 सालों में सिंध ने जो रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की, उसकी मिसाल मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी तरक्की की कि पीपल्स पार्टी कहने पर मजबूर हो गई कि सिंध का मुकाबला दूसरे ममालिक से किया जाता है। अब वो ममालिक कौन से हैं, ये एक अलग बहस है, इसके लिए पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक सियासी जमात जो 10 साल से एक सूबे पर बुराजमान है, लिटरली बुराजमान, उस सियासी जमात ने अपने सूबे की हालत कितनी बदली, ये आप लाड़काना जाएं और देख लें, थर जाएं देख लें। अंदरून सिंध का अगर आप एक ट्रिप लगा लें ना,
ट्रिप कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन अवाम तकरीबन मर चुकी है। सिंध के मसाइल कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। इन्हीं मसाइल में से एक बड़ा मसला है सिंध के जंगलात की तबाही का मसला। कराची की सफाई से लेकर सिंध के जंगलात तक सिंध हुकूमत ने अगर कुछ किया है तो वो बिलावल भुट्टो के औरत मार्च, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अब्बू जी का दिफा, फुप्पो की कहानियाँ, मरियम नवाज की हिकायतें। लेकिन सिंध अब तक तवज्जो का मुंतज़िर है। सिंध में जंगलात का हाल क्या है सुनिए ज़रा। गुज़िश्ता 15 बरसों में सिंध पर हुक्मरानी करने वालों ने सिंध के जंगलात को तबाह करके रख दिया। ये तबाह का वर्ड बिल्कुल सही है। सिंध में नए जंगलात तो ना लगे, लेकिन पहले से मौजूद जंगलात की 90% ज़मीन भी कब्जों की नज़र हो गई। सुप्रीम कोर्ट का सिंध के जंगलात की बर्बादी और साईं सरकार की अदम तवज्जो पर इजहार तशवीश भी सामने आया और सिंध हुकूमत जंगलात की वागुजार कराई ज़मीन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम दिखाई दी, नाकाम नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के जंगलात को बचाने के लिए सिंध हुकूमत से पॉलिसी मांग ली है। ये अच्छा काम। माहौल दहशतगर्दी को, जो माहौलियाती दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करने के लिए दरख्त लगाने के बजाय पहले से मौजूद दरख्तों का कत्लेआम कर दिया गया और 10 अरब दरख्त लगाने की प्लानिंग करने वाली पीटीआई हुकूमत सिंध के जंगलात की तबाही पर भी क्या कुछ करेगी, यह है सवाल। सिंध की अपोजिशन जमातें पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए सिंध के जंगलात की तबाही पर आखिर खामोशी कब तोड़ेंगी, कब बोलेंगी? वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम सिंध के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कोई लाहेअमल बना पाएंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक जान। सदीक, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए हकायक पर मबनी, चाहे वो माइंड करें, माइंड तो अक्सर करते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी ने आवाम को रोटी कपड़ा मकान कितना दे दिया, आप भी वाकिफ़ है, मैं भी, और आवाम जो देख रही है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। थर 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 कांप रहा है। पानी जो कि बुनियादी ज़रूरत है वो तक तो फराहम कर नहीं सकते। ये जंगलात तक बात पहुँच सकेगी, आपको समझ आ रही है? देखिए, इस वक्त सिंध के अंदर कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक, कराची की सफाई से लेके सिंध के जंगलात तक जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की नालायकियां हैं, नाअहलियां हैं, करप्शन है, लूटमार है, उसकी कहानियां ज़बाने ज़दयाम है। ये एक ऐसी खौफनाक स्टोरी है, अगर हम इसको थोड़ी सी तवज्जो इसके ऊपर करें कि पिछले 15 वर्षों में सिंध की जो जंगलात की जमीनें हैं, जिस तरह उनके ऊपर दरख्तों का कत्लेआम किया गया, जिस तरह अपने लोगों को नवाजने के लिए वो बंदर बांट की गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2018 में आया था तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंध के महकमा जंगलात के हुकाम ने चीफ जस्टिस, वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस मियां साकिब निसार, उनके सामने ये एतराज किया था कि सिंध के 2.25 लाख एकड़ जो जंगलात की जमीन है उसके ऊपर या तो कब्जे हैं या गैर कानूनी तौर पर लीजेस दी गई हैं। इस इंकशाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, इंतहाई सख्त अहकाम दिए और कहा कि हम पूरी सिंध की काबीना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम छुड़वा लेते हैं कब्जा, आप ऐसे करें कि हमें रेंजर्स की सपोर्ट दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध की हुकूमत के इदारे इस काबिल नहीं है कि हम रेंजर्स को कहें। खैर, सुप्रीम कोर्ट पीछे लगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कब्जा वागदार करवाएं, लेकिन वो जो कब्जा भी वागदार करवाया गया है उस हवाले से भी जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसके ऊपर कई सवालात उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको ये कह रही है कि आप हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जो दरखास्त गुजार हैं काजी अली अतर एडवोकेट, उन्होंने आज अहम दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं कि ये सिंध हाई कोर्ट में कुछ और फिगर बता रहे हैं, आपके सामने कुछ और फिगर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत 10 अरब दरख्त लगाने की मुहिम शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ सिंध का सूबा, वो सिंध भी पूरा पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासिर है। पाकिस्तान दुनिया के उन 7 ममालिक में है जो माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक हैं। लेकिन बजाय इसके कि सिंध हुकूमत पैसे बजट में रखकर और सिंध के जंगलात को बेहतर बनाने के ऊपर खर्च करती, सिंध में दरख्त लगाने पर खर्च करती, यहाँ तो 90% ज़मीन जो है सिंध के जंगलात की उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया सिर्फ करप्शन के लिए। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूँ, जो प्रपोज पॉलिसी आज दरखास्त गुजार काजी अली अतर की जानिब से सामने रखी गई, उसके मुताबिक सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं उन्होंने कहा कि जी 35,000 रुपये पर एकड़ हमें चाहिए होगा यहाँ पे जंगलात लगाने के लिए।
जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये 5000 में भी पंजाब के अंदर लग रहे हैं, तो आपको 35,000 क्यों चाहिए? अब बड़ा सवाल तो ये भी आता है कि पीटीआई की हुकूमत, गो कि ये 18वीं तरमीम के बाद जंगलात का मामला सूबाई मामला है, लेकिन अगर सिंध की हुकूमत इस हवाले से नाअहली करती रहेगी, करप्शन करती रहेगी, लूट मार करती रहेगी, आखिर किसी को तो आगे आना होगा। और सिंध की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो पीटीआई, जीडीए, जैसे आपने कहा, चाहे वो खुरम शेर जमान हैं, चाहे वो नुसरत सहर अब्बासी हैं, ख्वाजा इजहार हैं, हलीम आदिल शेख हैं, उनको भी सामने आना होगा, उनको इस मामले को उठाना होगा। ये बरह रास्त इंसानी जानों का मामला है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर साल हजारों लोग माहौलियाती आलूदगी की वजह से बीमार होते हैं और कई अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बड़ा अहम मैटर है, वफाक को भी देखना होगा, सिंध की अपोजिशन जमातों को भी देखना होगा, और खुदारा सिंध की हुकूमत को भी लोगों की जिंदगियों पे, मासूम लोगों की जिंदगियों पे तरस खाना होगा कि कोई एक शोबा तो छोड़ दें जिसमें करप्शन ना करें और कुछ अवाम के लिए कर लें, जिस अवाम से वोट लेकर ये आए हैं। अच्छा सदीक, ये बताइएगा, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है जो आपने पूरे हकाइक बताए, पूरे फैक्ट्स बताए कि 5000 पर एकड़ उन्होंने कहा, और ये डायरेक्ट उसको 35,000 पर एकड़ बता रहे हैं। यानी अगर 5 को आप 7 से एग्जैक्टली ज़रब दें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 टाइम्स ज़्यादा होता है, 35,000। अब हम कह सकते हैं कि गरीब मुल्क के ये जो अमीर हुक्मरान है इस तरह हुक्मरान बनते हैं कि दिमाग यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में दिमाग यूज़ करके डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करके 35,000 बता रहे हैं, जो कि 5,000 है। जी बिल्कुल, होता क्या है, सिंध के हमारे जितने भी मंसूबे हैं, अगर आप पिछले 10 सालों के मंसूबों की देख लें तो उसकी आप फेक अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है वो पढ़ लें कि जो पैसे जारी किए जाते थे वो गरीब आवाम के नाम पे जारी किए जाते थे, और वो निकलते किन के अकाउंट्स में से थे? ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में से, जो आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त थे, जो इस वक्त सारे गिरफ्तार हैं। जो पैसे फिर, और सिंध के जो सरकारी ठेके दिए जाते थे, पूरी लिस्ट जीआईटी ने सामने रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि किन किन ठेकेदारों को ठेके दिए जाते थे, और वहां से वो किकबैक्स जमा करवाते थे फेक अकाउंट्स में, और फेक अकाउंट से होते होते अदी फ्रियाल तालपुर और अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब तक वो पैसा पहुंचता था। तो ये पैसे भी जो आज ये 35,000 रुपए 1 एकड़ के मांगे जा रहे हैं, शायद ये भी चंद सालों बाद किसी न किसी अकाउंट से बरामद होंगे कि ये दिए तो गए थे जंगलात के अंदर दरख्त लगाने के लिए, जंगलात की ज़मीन पर, लेकिन कल को ये भी किसी उनके अपने के शायद अकाउंट में से निकलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बहुत सख्त अहकाम दे रही है। अगली समात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें तहरीरी तौर पर बताएं कि जो ज़मीन आपने वागजार करवाई कहाँ से करवाई, ताकि हम उसको रीचेक कर सकें। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि आप इन जंगलात का आप तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे किसी भी तरह की कोई रियायत करती हुई नजर नहीं आती। यानी सदीक, हम ये कह सकते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी के लोग आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं बजट बजट बजट। तो ये है बजट जो ये मांगते हैं, जिसमें 7 गुना रेट ज़्यादा बता के अपनी पॉकेट्स भरना चाहते हैं, अपने अकाउंट्स भरना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखें, हम तो यही बात कर रहे हैं। आप देखें, कराची की सफाई के लिए तो अली जैदी सामने आए, आखिर वफाक को इस मामले को भी देखना होगा, क्योंकि एक और केस आया था जब ये सिंध के अस्पतालों का मामला था, जो कुछ अस्पताल सूबा कहता था ये हमारे हैं, वो वफाक के थे, सूबों के पास थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो ऐसे सब्जेक्ट जो सूबाई सब्जेक्ट हैं, जो हेल्थ है जैसे वो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सूबा कुछ नहीं कर रहा तो लोगों की सेहत के लिए, लोगों के इलाज के लिए, लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसके लिए फिर वफाक को सामने आना होगा। रियासत मां की तरह होती है। तो इसलिए हम जो सवाल आज अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं, हम एक तो सवाल कर रहे हैं सिंध की अपोजिशन पार्टियों से कि इतना बड़ा स्कैंडल है, इसको अभी तक सिंध की अपोजिशन जमातों ने सिंध असम्बली में क्यों नहीं उठाया। और साथ ही हम सवाल कर रहे हैं मलिक अमीन असलम साहब से, जरताज गुल साहिबा से, वफाक के जो कराची से वुज़रा हैं, चाहे वो MQM से फ़रोग नसीम साहब हैं या अली ज़ैदी साहब हैं, और जो MNAs हैं, जो सिंध से जो MPs हैं हुकूमत के, PTI हुकूमत के और इनके इत्तेहादियों के, उनको भी ये मामला टेकअप करना होगा, क्योंकि ये मामला पूरे सिंध के लोगों का है, ये मामला पूरे पाकिस्तान के लोगों का है। अगर वहाँ पे दरख्त नहीं लगते और माहौलियाती आलूदगी जारी रही तो ना सिर्फ सिंध के लोग मुतासर होंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग इससे मुतासर होंगे। अच्छा, दरख्तों का मामला वाकई बहुत बड़ा मामला, माहौलियाती आलूदगी जिसकी वजह से बीमारियां जन्म लेती। तो सदीक, हम ये कह सकते हैं कि उनका भी जो अभी अटेंशन है, जो उनकी तवज्जो है, वो सही इश्यूज़ पर अभी भी नहीं है।
वो तो हम देखते हैं कि कोई भी जलसा होता है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो मुखालिफिन पर तनकीद के नश्तर बरसाने की नजर हो जाती है, यानी हकीकी इशू से नजर हटाई जाती है। अगर आप पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे इस बारे में तो वो हमेशा की तरह कह देगी कि तारीखी जवाब भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। लेकिन जो वहां की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जो वहां पे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बैठती है, सिंध असेंबली में, उनकी खामोशी पर क्या कहेंगे आप सदीक जान, क्यों खामोश हैं? बिल्कुल, हम तो आज अपने प्रोग्राम के जरिए उनको झिंझोड़ रहे हैं, उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप पुरानी देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताते हैं कि पिछले अदवार में किस तरह लूटमार की गई। अगर उन पार्टियों ने लूटमार की तो आज इसीलिए लोगों ने उनको रिजेक्ट करके और तहरीक इंसाफ को वोट दिया और आज वफाक में वो इस वक्त इक़्तिदार में है, इमरान खान वज़ीर आज़म है। जहां पे आप ज़बानी कलामी अपोजिशन हुकूमत पे तनकीद करते हैं, सिंध हुकूमत पे, वहां पे ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ना सिर्फ आपको तनकीद करनी है, एक्सपोज करना है सिंध हुकूमत को, बल्कि इसके हल की तरफ भी जाना है। अगर सिंध हुकूमत का दबाव बढ़ाना चाहिए, अगर सिंध हुकूमत इन जंगलात की ज़मीन पे दरख्त लगाती है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं लगाते तो फिर वफाक को आगे आना होगा, वफाक को इसके लिए बजट देना होगा, वफाक को फंड देने होंगे ताकि वहाँ पे दरख्त लगाए जाएँ। और पहले ही पाकिस्तान में जो आलमी जो मयार है, जो रिकमेंडेशंस हैं, जितने दरख्त होने चाहिए, जितने जंगलात होने चाहिए वो नहीं है, तो सिंध हुकूमत ने बजाय फंड रख के मजीद दरख्त लगाती, बल्कि सिंध के जंगलात की 90% जमीन, और ये खुद मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये वो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में खुद सिंध के महकमा जंगलात ने माना था कि जी बिल्कुल सिंध की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए, इलीगल लीजेस हुई और वहाँ पे बेदर्दी के साथ दरख्तों को काटा गया, दरख्तों का कत्लेआम किया गया। और अब जब एक पूरे मुल्क के अंदर कैंपेन चल रही है तो इस कैंपेन को सिंध के अंदर भी लेके जाना होगा और सिंध के अंदर भी जो बचे हुए जंगलात हैं उनको बचाना होगा और जंगलात की जमीन जो अब वागजार कराई गई है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे, वहां पे भी दरख्त लगाने होंगे। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है उसको ब्रेक करने के लिए। और मैं भी ये कहूँगी कि 5,000 पर एकड़ जो रेट है उसको 35,000 पर एकड़ आप बताएंगे, डायरेक्ट आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों बस करो, बस करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।